नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और कुछ प्रश्न मार्केटिंग एप्टीट्यूड से भी संबंधित हैं जो कि बैंकिंग एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आने वाले समय में SBI PO का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और IBPS के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स के प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं वहाँ से। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप जानते हैं कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण RBI द्वारा होता है, जबकि फिस्कल पॉलिसी जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू। अब ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है स्टैगफ्लेशन, इसका अर्थ क्या होता है यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो स्टैगफ्लेशन का अर्थ होता है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात महंगाई की दर जो है वो अधिक होती है और उसके साथ ही जो बेरोजगारी की दर होती है वो भी अधिक होती है। यह स्थिति जब होती है इकोनॉमी में तो वह कहलाती है स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन का अर्थ ये हुआ। अब स्टैगफ्लेशन को हिंदी में किस जो है नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी, अर्थात यह जब स्थिति होती है किसी भी देश में, स्टैगफ्लेशन की यदि कंडीशन हो तो वह जो है एक मुश्किल स्थिति होती है आर्थिक रूप से उस देश के लिए। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है मुद्रास्फीति अधिक होती है, मुद्रास्फीति और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसमें जो प्रॉब्लम होती है। तो दोनों जो है जो ये प्रॉब्लम है वो एक साथ जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए स्टैगफ्लेशन की कंडीशन किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से अच्छी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फैक्टर डिटरमाइनिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज नोन एज। अब ये मार्केटिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न है, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 3 का सोशल फैक्टर्स, ऑप्शन बी इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। एक कंज्यूमर या हिंदी में कहें हम ग्राहक, उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को जो है निर्धारित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर को सोशल फैक्टर भी निर्धारित करता है। ठीक है, अर्थात सामाजिक जो है जो फैक्टर्स हैं वो निर्धारित करते। इकोनॉमिक फैक्टर्स, आप जो कंज्यूमर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है, वो भी उसका कंज्यूमर बिहेवियर जो है निर्धारित करता है। और ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वो किस तरीके से सोचता है, ये भी जो है निर्धारित किया जाता है, मतलब निर्धारित करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर की यदि आप डेफिनेशन को देखेंगे तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है किसी भी व्यक्ति की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की उस सोच को दर्शाता है, उस व्यवहार को दर्शाता है, सोच नहीं बल्कि व्यवहार को दर्शाता है कि वह व्यक्ति जो प्रोडक्ट हैं या सर्विस हैं उनको किस तरह से सिलेक्ट करता है, किस तरह से उनको यूज़ करता है, यही कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर में इन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता है, मतलब इन्हीं जो फैक्टर्स हैं इनका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तीनों फैक्टर्स जो है ये आ जाते हैं।
कंज्यूमर बिहेवियर को निर्धारित करने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्रोस्पेक्ट रेफर्स टू। ठीक है। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? मार्केटिंग में यह शब्द अधिकांशतः यूज किया जाता है, प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट शब्द जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट का हिंदी में अर्थ है, अगर आप देखेंगे तो संभावना, ठीक है, या जो है किसी चीज को एक्सप्लोर करना, खोजना, ये प्रोस्पेक्ट होता है। तो सर्विस इंडस्ट्री में या बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें हम, इंश्योरेंस सेक्टर में, प्रोस्पेक्ट मतलब एक बायर को, ठीक है, एक कंज्यूमर आप जो है जब बनाना चाहते हैं तो उसको जो है क्या कहा जाता है? प्रोस्पेक्ट। अर्थात अब पोटेंशियल बायर मतलब जो आपके कंपनी के उत्पाद को, आपकी कंपनी की सर्विस को अवेल करे, उसको जो है प्रोडक्ट को खरीद ले या सर्विस को अवेल करना चाहता है वो, तो वो ऐसा व्यक्ति जो होता है, इंडिविजुअल या कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन, जब किसी कहीं पर आप सपोज कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करने जाते हैं, या कोई शॉप पर कोई व्यक्ति आता है, इंडिविजुअल आता है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस शॉपकीपर के लिए क्या होता है? एक पोटेंशियल बायर होता है। तो प्रोस्पेक्ट क्या होता है? एक पोटेंशियल बायर, यानी कि अर्थात एक संभावित जो है कंज्यूमर। ठीक है, ये प्रोस्पेक्ट की डेफिनेशन हुई। क्वेश्चन नंबर 5, गिल्ट एज्ड मार्केट रेफर्स टू। गिल्ट एज्ड मार्केट किस से संबंधित है? तो ये जो है गिल्ट एज्ड मार्केट जो है वो ऐसी सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड होती हैं, ठीक है, वो जो है गिल्ट एज्ड मार्केट कहलाता है। जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो मार्केट होता है, वह सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट द्वारा क्या होती है? गारंटीड होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म रियर, REER, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसका अर्थ क्या होता है? यह जो है एक एवरेज होता है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एक एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है। किस चीज का? किसी भी देश की करेंसी का। ठीक है, करेंसी का वेटेड एवरेज होता है। इन किससे संबंधित? जो अदर जो है मेजर कंट्रीज हैं, उनकी जो करेंसी है उसके रिलेशन में क्या वेटेड एवरेज है किसी एक पर्टिकुलर देश की करेंसी का। ठीक है, तो ये होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसको जो है निर्धारित किया जाता है, इसका प्रयोग जो है किया जाता है किसी भी देश की करेंसी वैल्यू को निर्धारित करने में, किसी भी देश की करेंसी को निर्धारित करने में। और किसके कंपेयर में? अदर देश की जो करेंसीज हैं, मेजर कंट्रीज जो हैं, प्रमुख देशों की जो करेंसी है उनकी, उसके जो है कंपैरिजन में क्या वेटेड एवरेज है किसी देश की करेंसी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू। फिजिकल डेफिसिट जो होता है, यदि वो बढ़ता है तो इसका क्या जो है प्रभाव हो सकता है? तो इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट जो है उससे क्या होगा? रिडक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा? वो घटेगा। ठीक है, ये जो है इसका प्रभाव होता है, किसका? इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जानते होंगे क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, एक देश के बाकी देशों के साथ, ठीक है, किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन, वो सारे ट्रांजैक्शंस, उन सभी ट्रांजैक्शंस का एक जो स्टेटमेंट होता है आप कह सकते हैं, ठीक है, एक निश्चित समय के लिए, ठीक है, वो चाहे जैसे ईयरली का हो, पूरे साल का, या क्वार्टर का हो, तो वो जो होता है वो होता है रिडक्शन, वो सॉरी बैलेंस ऑफ
पेमेंट कहलाता है। ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि एनुअली पब्लिश होती है, ये किसके द्वारा जो है पब्लिश होती है, किस संस्था के द्वारा? तो ये होती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग मीन्स। तो कन्वर्जन का अर्थ होता है मार्केटिंग के सेंस में, यदि हम देखेंगे कि एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, एक संभावित जो क्लाइंट है वो, उसको आप कंज्यूमर बना सकते हैं, उसको कंज्यूमर में बदल सकते हैं। तो ये जो होता है वो कन्वर्जन होता है मार्केटिंग के टर्म्स में, यदि हम देखें। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द लिस्ट। जो लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किस सूची के अंतर्गत आती है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो आती है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का, उसमें 7th शेड्यूल में इसको ये दी गई है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से आज का वीडियो ये पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और एकाश ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, बैंक एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।